हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे। आज हम जो शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के जो आए हुए क्वेश्चन हैं। हमने पहले 2020 के क्वेश्चन लगाए, 2019 के क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन हम लगाएंगे 2018 के बाद। 2018 के आज हम क्वेश्चन लगाते हैं हिस्ट्री के। और हम इस सीरीज में 30 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस, हम सभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन 2018 का क्या आया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप में चुने गए साम्यवादी दल की सरकार बनी। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम है। ठीक, ए बी सी डी आपको आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पहला है हमारा, जो 1957 में केरल राज्य में ई एम एस नंबूदरी पाद के नेतृत्व में, यानी कि ये मुख्यमंत्री बने थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री थे ये साम्यवादी दल के। और केरल राज्य था और 1957 में यह साम्यवादी सरकार बनी। ना केवल भारत में बल्कि ये पूरे विश्व में सबसे पहली साम्यवादी सरकार थी जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर सरकार बनाती है। तो इसमें यह हुआ। दूसरा इन्होंने पूछा है, दूसरा क्या है, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आपको बताएं कि ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसको आरबीआई ने नियंत्रण में कर लिया। जब इस पर आरबीआई का नियंत्रण हुआ तो एक एक्ट आया, एक्ट था भारतीय स्टेट बैंक 1955 का जो एक्ट था। और उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का नाम, इसके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखकर एसबीआई बदलकर एसबीआई कर दिया गया। फिर था, नेक्स्ट क्या है कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये हुआ आपका 1900, राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1953 में। और ये गोवा बना 1961 में। तो जब गोवा 1961 में और ये 1953 में हुआ तो सीरीज क्या बनती है। अब देख, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। ये सीरीज बनती है क्या, 1957, फिर 1955, 1953 और ये है 1961। सबसे पहले 53 यानी कि 3, फिर 55, 3 2 और फिर 1 और 4, यानी कि आपका आंसर हुआ बी। का आंसर हुआ आपका बी। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इसमें जो बताया गया है, ये बताया गया है कि वर्ष 1957 में भारत के केरल राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी दल की सरकार बनी। इसके बाद जो भारतीय संसद द्वारा पारित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 अधिनियम के अनुरूप आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया गया तथा इसका नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। और वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और गोवा का स्वतंत्र भारत में जो विलय हुआ 1961 में हुआ, जो पहले पुर्तगीजों के अंडर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को और डी प्रांतीय राज्यपालों को। देखिए 1935 अधिनियम के अंतर्गत, जब 1935 अधिनियम आया तो एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन्होंने कहा एक संघ बनाएंगे और इस संघ में प्रांत होंगे और देशी रियासत होंगे। ये तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, मिलकर
एक संघ बनाएंगे, यानी कि इसको हम केंद्र कह लें, केंद्र, ये मिलकर बनाएंगे एक संघ, संघ। और इस संघ की जो शक्तियां होंगी वो होगी संघ सूची, 3 हिस्सों में बटे होंगे, संघ सूची, प्रांत सूची या राज्य सूची कह लो, और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि जो केंद्र के अधीन शक्तियां हैं, प्रांत सूची जो राज्य के अधीन शक्तियां हैं, और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद उत्पन्न होता है तो संघ का कानून ऊपर माना जाएगा, मान्य होगा। इसमें एक थी अवशिष्ट शक्तियां, जो विषय इन तीनों में नहीं है उसको बोलते थे अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के पास थी अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। ये जो अवशिष्ट शक्तियां थी ये गवर्नर जनरल के पास थी, और इसी के आधार पर जो इसका आंसर है वो आपका बनेगा बी। बी इसका आंसर होगा, गवर्नर जनरल को क्या था? अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त थी। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। इसका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। किसको? गवर्नर जनरल को। आगे इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, जिसमें राज्य रियासतों को एक ही इकाई की तरह माना गया। ये है इकाई, इकाई, इकाई की तरह माना गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर बंटवारा हुआ। यद्यपि यह प्रभाव में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें मिलने से मना कर दिया। नेक्स्ट है, आप देखिए 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, और सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो 1916 में अखिल भारत ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और 1920 में इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? स्वराज सभा। तो इसका आंसर हुआ ए, इसका आंसर है। ठीक, एक बार एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लें। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट द्वारा की गई। सन 1920 में इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? नंबर 1, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। नंबर बी, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय बने। इसमें एक बार हमें सन याद होना चाहिए, इसका है 1875। नील दर्पण जो लिखी गई वो है 1860, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को लिखा 1882, और ये सिविल सेवा में जो सेलेक्ट हुए थे सबसे पहले से वो 1863। तो इसका सबसे पहले कौन सी घटना हुई? 1860, यानी कि दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण को स्थापना की। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, क्या है? ये तो यही है, बस सन लिखा है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण का लेखन 1860 में हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ का लेखन 1882 में, और सत्येंद्रनाथ टैगोर का इंडियन सिविल सर्विस में चयन 1863 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक: बनारस संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कोलकाता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, और फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑर्थर वेलेजली। इनमें से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो इसमें 1 2, केवल 2, 1 और 3, इसको माफ कीजिए, इसको 2 और 3 कर लीजिए। 2 और 3, केवल 3। ये जो है ये इसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की,
और कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और आर्थर वेलेज ने की। ये इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को जो ट्रेनिंग थी उसके लिए इसके 1800 में स्थापना की, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1802 में इसको भंग कर दिया और फिर उनकी ट्रेनिंग फिर इंग्लैंड में होनी शुरू हो गई। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की, और कोलकाता मदरसा की स्थापना 1880 में वॉरेन हेस्टिंग ने की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में, माफ कीजिए ये 1800 है, 1800 में नवनियुक्त सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने की। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्वाचित नहीं है, ये निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? नंबर ए अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, बी चीनी, नमक, जस्ता और शीशा, सी तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, डी कपास, रेशम, शोरा और अफीम। देखिए शोरा उस टाइम पर जो आपका चटगांव बंदरगाह था वहां से बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बंगाल में इन्होंने स्थापित की थी सबसे पहले सरकार, वहां से ये कच्चे माल का निर्यात करती थी ब्रिटेन में, और जिसमें कपास, रेशम, शोरा और अफीम प्रमुख थी। तो अभी देखें एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसका, कि 17वीं शताब्दी के अंत में बंगाल कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल के स्रोत के रूप में उभर कर सामने आया, और 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी इन वस्तुओं को बंगाल से खरीद कर यूरोप में बेचने के लिए यहाँ से निर्यात करने लगी, और बंगाल से निर्यात की जाने वाली वस्तु में कपास, रेशम, शोरा को साल्ट पीटर भी कहते हैं, साल्ट पीटर और अफीम शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, विद्यार्थी, महिलाओं को सक्रिय सहभागिता, बी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागिता, और सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, और डी रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो चंपारण सत्याग्रह को 2017 में 100 वर्ष हो गए, शताब्दी मनाई गई, इसलिए 18 में क्वेश्चन आया भी और आना भी चाहिए था। इसमें जो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह था, और इन्होंने किसानों के ऊपर जो 3 कठिया पद्धति थी उससे शोषण होता था, अनिवार्य था अपने खेत में 3/20 भाग में नील की खेती करना, जो उनके लिए लाभकारी नहीं था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने इनको इससे मुक्ति दिलाई, और किसानों को की जीत राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई, और किसान असंतोष राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गया, और इसका आंसर हुआ सी, इसका आंसर है सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो आप, एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने सत्याग्रह का बड़ा प्रयोग था। यहाँ के किसान 3 कठिया प्रथा से त्रस्त थे। इस प्रथा के अनुसार किसानों को अनिवार्य रूप से अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। यह आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर असंतुष्ट किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, और 2017 में चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? इसकी स्थापना 1948 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुई थी, और इसके संस्थापक सदस्य थे नंबर ए बी कृष्ण पिल्लई, ई एम नमूद्रीपाद और के सी जॉर्ज, बी जय प्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय, सी सीपी रामास्वामी अय्यर, केम कामराज और विदेशलिंगम पतनलू, डी अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जी जी मेहता। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, हिंद मजदूर सभा, इसमें आंसर इसका डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता। अशोक मेहता इसके महासचिव थे, और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं आपके, सबसे पहले देख लीजिए इसकी स्थापना हुई 29 दिसंबर 1948 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद इसके संस्थापक सदस्य में थे बसावन सिंह, ये नाम याद रख लीजिए, इनका भी नाम आ सकता है, बसावन सिंह, अशोक मेहता, आर एस रुईकर, ये अध्यक्ष बने थे, आर एस रुईकर, टी एस रामानुजम, बी एस माथुर, जी जी मेहता। तो आर एस रुईकर इसके अध्यक्ष, अशोक मेहता इसके महासचिव, और यह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य भी इससे संबंधित थे।
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस मत से है? इसमें बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत और शैव मत। इसमें स्थानकवासी संप्रदाय जो जैन धर्म से संबंधित है, और इसमें जैन धर्म को आप एक बार देख लीजिए। जैन धर्म में, जैनिज्म में क्या होता है था, दिगंबर और श्वेतांबर, दो हिस्सों में जैन धर्म बटा, दो संप्रदाय बने, और इसी में था स्थानकवासी। स्थानकवासी ये इसी का एक उप संप्रदाय था। किसका? श्वेतांबर का। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें बताया गया है कि जो स्थानकवासी जैन संप्रदाय श्वेतांबर का आधुनिक उप संप्रदाय था, इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में लोक शाह ने की थी। इंपॉर्टेंट है, लोक शाह ने की थी, और ये लुम्पाक या लोकोगच कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। ये इनका मानना था कि मूल जो जैन ग्रंथ है उसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और इस समूह को ढूंढिया यानी कि खोज करने वाला, खोजने वाला ढूंढिया भी कहा जाता है। और एक और इसमें से बना, उसको था तेरापंथी, और इसके संस्थापक थे आचार्य भिक्खु, जो 18वीं शताब्दी में बना। 18वीं शताब्दी में आचार्य भिक्खु ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। 2, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ। उपयुक्त में से कौन से सही है? अब इसमें हमें बताना है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित जो बुलंद दरवाजा है, ये अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 134 फीट है। 134 फीट है इसकी ऊंचाई, और इसके दरवाजों में जो नक्काशी है वो सफेद संगमरमर की है। तो इसका आंसर फर्स्ट तो ठीक हो गया। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा, इसे आसफउद्दौला ने बनवाया था, और आसफउद्दौला, नवाब आसफउद्दौला ने इसको बनवाया था। और इसमें जो है संगमरमर का प्रयोग नहीं है, और रूमी दरवाजा भी इसी की तर्ज पर था, इमामबाड़े की तर्ज पर, और इसमें भी संगमरमर का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उल्लेख आपको संगमरमर में सजावट मिलती है बुलंद दरवाजे में और खानका में। इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक बार देख लो। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। 134 फीट की इसकी ऊंचाई है, और यह दरवाजा लाल और पीले बलुए पत्थर का बना है, और इसमें संगमरमर की जड़ावट बहुत आकर्षक है। इसका जो ये जो इमामबाड़ा है, ये नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। इसका प्रभाव, जो गोथिक प्रभाव है, इस पर देखा जा सकता है। साथ ही राजपूत और मुगल वास्तुकला का जी इस पर मिश्रण दिखाई देता है। मुगल वास्तुकला और राजपूत वास्तुकला का तो मिश्रण है, और साथ में इस पर गोथिक प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। दूसरा, इसका निर्माण अकाल और दुर्भिक्ष के समय कराया गया था, और जो इमारत में संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ इसमें। और रूमी दरवाजे का निर्माण इमामबाड़े की तर्ज पर हुआ, और अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा की? ए, फ्रांसा बर्नियर, बी, जीन बैप्टिस्ट टेवनियर, सी, जियादा थेवेनो, डी, ए बी बार्थलेमी। तो इसमें इसका जो आंसर है वो बी है। और इसमें जो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर था, एक फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी ट्रेवलर था, और ये शाहजहां के समय में आया था भारत में। शाहजहां के समय भारत आया, और इसने जो गोलकुंडा की खान थी, इसने गोलकुंडा की खान, इसमें सोने हीरे की खदानें देखी, और इसने मुगल इकोनॉमिक हिस्ट्री का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इसमें सराफा, बाजार, महाजन, ये सब क्या है, ये सब इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो एक बार देख लें, 17वीं शताब्दी का फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवनियर शाहजहां के समय भारत आया। इसने गोलकुंडा में हीरे की खानों को देखा। इसने अपने विवरण में बाजार, सराफ, महाजन, हीरे जवाहरात आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। मुगल साम्राज्य के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए इसके वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होगा। जो महायान धर्म है, महायान धर्म में बुद्ध को देवता के रूप में माना गया, बुद्धस्त के रूप में पूजा होने लगी, और बुद्ध के अवतार की भी संकल्पना इसमें बौद्ध ग्रंथों में की गई है। और आपको ये बताना है कि इसमें से किसको बुद्ध का अवतार, नेक्स्ट अवतार माना जाता है। ऑप्शन आपका ए है अवलोकितेश्वरा, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय और डी पदमपाणि। तो इसका आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मैत्रेय ही इसका नेक्स्ट अवतार होगा बुद्ध का। जब भी इनकी शिक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो इनकी शिक्षाओं को दोबारा से अवतरित करेंगे मैत्रेय, जो बुद्ध का नेक्स्ट अवतार होगा। और आप इसमें देखिए, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। ए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी, भारत का नेपोलियन के खतरों से सुरक्षित रखना, सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, डी, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसमें से कौन सा के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है कौन का सही नहीं है। तो जो वेलेजली की सहायक संधि थी उसके द्वारा वो क्या करते थे, राज्यों के विदेशी मामले थे वो अपने हाथों में ले लेते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, फौज थी, वो उनके राज्य में स्थापित होगी, जो उसी राज्य के खर्चे पर स्थापित होगी, तो वो अपनी सेना को मेंटेन करते थे उसी राज्य के खर्च पर, जो कि उसकी सुरक्षा थे। इन्होंने नेपोलियन से सुरक्षा करने के लिए राज्यों से सहायक संधि की, जिससे उनके विदेशी मामले इनके हाथ में आ गए। वो जब भी कोई विदेशी संबंध बनाएंगे तो वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही बनेंगे। इनका मानना था कि नेपोलियन भारत में किसी भी देशी रियासत से मिलकर अपना राज्य स्थापित कर सकता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना इनका उद्देश्य नहीं था, और ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना भी एक इनका उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, यानी कि ये गलत है, ये नहीं है, ये तीनों उद्देश्य है, ये सी उद्देश्य नहीं था। इसमें देखिए, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा नेपोलियन के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य के विदेशी संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे। सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य के खर्च पर एक बड़ी ब्रिटिश सेना स्थापित की जाती थी, रखरखाव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, ये ओपन अभिषेक नहीं है, ये है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। और इसके ऑप्शन है कौन सा सही है, एक दो या कोई भी नहीं। इसमें संथाल विद्रोह हुआ सिद्दूर कान्हू के नेतृत्व में, ये 55-56 की बात है। इसमें संथाल लोग, जो आज का भागलपुर वाला एरिया है वो था, और उसको दाम एक कोह के नाम से भी जानते हैं, दाम एक कोह। और इसमें इन्होंने विद्रोह क्यों किया, इसका कारण था कि इन्होंने जो महाजन पद, जो वहां पर महाजन थे, वहां पर जो बड़े कृषक थे जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने उनका शोषण किया, अंग्रेज अधिकारियों ने इनका शोषण किया, और पुलिस के अत्याचारों से ये दुखी होकर इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इनका विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन ने कुछ अपने स्टेप्स उठाए। उसमें एक था कि संथाल परगना बना दिया, वो जो पूरा क्षेत्र था इनका संथाल बहुल क्षेत्र था, उसको संथाल परगना बना दिया। और दूसरा, जो संथाल की जमीन थी उसको गैर संथाल अगर लेता है तो वो गैर कानूनी होगा। एक बार इसका आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। संथालों का विद्रोह 55-56 ईस्वी में सिद्दूर कान्हू के नेतृत्व में चला गया। भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग, जिसे दामे को के नाम से जाना जाता है, संथाल बहुल क्षेत्र था। इसमें संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदार साहूकारों की वसूली के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह किया। इस विद्रोह के पश्चात संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का चयन किया गया। साथ ही कि संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी
वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें वुड डिस्पैच क्या था? 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई जिसको ये बताना था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, और इस शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने जो सिफारिश की उसको वुड डिस्पैच कहा गया। उसमें उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, लंदन की तर्ज पर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाए जिनका काम परीक्षा संचालित करना हो। अंग्रेजी माध्यम, हायर एजुकेशन में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग होगा, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें देसी लैंग्वेज है उसी का प्रयोग होगा। और इन्होंने सहायता अनुदान की व्यवस्था भी शुरू की, इन्होंने सहायता अनुदान की व्यवस्था की भी सिफारिश की। तो एक बार देख लीजिए, जो 1854 एडी में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें उन्होंने प्रमुख सिफारिशें की, जब वुड डिस्पैच कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पत्ती चलाई। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनी जिसका मुख्य कार्य परीक्षा संचालित करना था। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो तथा प्राथमिक शिक्षा देशी भाषाओं में दी जाए। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? इसमें आपका ऑप्शन है, ये किसके बारे में बात की जा रही है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपका अरविंद घोष ए, बी है विपिन चंद्र पॉल, सी है लाला लाजपत राय, और डी है आपका मोतीलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय। ये हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में पत्रिकाएं निकालते थे, और इन्होंने इनके पर जीवनी भी लिखी, और इन्होंने कुछ बुक्स लिखी। हैप्पी इंडिया इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। यंग इंडिया, एन, ये एंड नहीं है, ये है एन इंटरप्रिटेशन, एन इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, और इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, मेजनी की जीवनी, गैरिबाल्डी की जीवनी, स्वामी दयानंद की जीवनी, शिवाजी की जीवनी और श्री कृष्ण की जीवनी इन्होंने लिखी। ये आपका 2018 का यूपीएससी सिविल सर्विस प्री में आए हुए इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए 2019 के लेकर।